हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन, जिसका कक्षा 12 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेटा न्यूमेरिकल हिस्से, और कुछ छोटे मोटे फार्मूले और साथ ही साथ कुछ सूत्र कभी कभी पूछे जाते हैं, जिनमें बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपको आधा भाग पढ़ाएंगे। इसका आधे भाग में आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ टॉपिक ऑफ द डे। आज के दिन का क्या टॉपिक है बच्चों। आज है आपके लिए वैद्युत रसायन, जिसमें बच्चों मेन टॉपिक हम आपको आज पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हम, इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो टाइप मैं आपको पढ़ाऊंगा। शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए बच्चा, छोटी सी जानकारी बताते हुए इसको फटाक से हम अपने मेन टॉपिक पर पहुँचते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, अर्थात वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना सीखते हैं। केमिकल एनर्जी। ठीक इसी प्रकार बेटा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना सीखते हैं, वो शाखा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। बेटा यहाँ ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। सेल क्या है आप जानते होंगे बेटा, जब किसी धातु की छड़ों को किसी लवण विलयन में डुबाया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये सेल कहलाते हैं। इनमें बेटा एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड। बेटा ये सेलों के लिए आप ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार की सेलें होंगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे, अर्थात जब आप वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में जो सेल मिलेगा उस सेल का नाम होगा वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को जब आप वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, तब जिस सेल का प्रयोग करेंगे वो होगा वैद्युत रासायनिक सेल। बच्चों इसको और दो नामों से जाना जाता है जो फेमस है, एक है डेनियल सेल और एक है बेटा जिंक कॉपर सेल। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो जिंक धातु की एनोड लगी होती है और कॉपर धातु की कैथोड लगी होती है। हाँ बच्चों, जिंक धातु जो होता है वो ऑक्सीकृत होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। बेटा ऑक्सीकरण क्या है आपको जैसा पता होगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अपचयन कहलाती है। हाँ बच्चों, इस पूरी केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़रूरी है ऑक्सीकरण अपचयन आना चाहिए। ऑक्सीकरण क्या है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा रिडक्शन, जिसको हम लोग अपचयन कहते हैं। हाँ बच्चों, तो पूरी क्रिया में सबसे ज़रूरी है ये ऑक्सीकरण और अपचयन आपको आना चाहिए। फिर से समझा दें, ऑक्सीकरण का अर्थ है बच्चा इलेक्ट्रॉन यानी धनायन का बढ़ना, और अपचयन का अर्थ है धनायन का घटना। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धनायन घटेगा तो क्या होगा बच्चों? अपचयन। और बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चा? ऑक्सीकरण। हाँ बच्चों, आइए अब आपको समझाते हैं। ये रहा बेटा इलेक्ट्रोड, और ये इसके साथ वैद्युत अपघट का विलयन। इलेक्ट्रोड का इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड। बच्चों एनोड कैथोड पहचानने के लिए आसान तरीका है, ये जो सेल बना है इस अपघटनी सेल है। और अगर आपको रासायनिक सेल देखना है बेटा तो इधर आप देख सकते हैं, ये रासायनिक सेल है, एकदम आराम भाषा में देख लिया आसानी से। ये जो है आपका लवण विलयन, और इसमें उसी धातु का छड़, जैसे ये कॉपर धातु ये रहा और जिंक धातु ये रहा। जिंक धातु है तो यहाँ जिंक सल्फेट का लवण विलयन होगा, यहाँ कॉपर धातु है तो यहाँ कॉपर सल्फेट का लवण विलयन होगा।
हाँ बच्चों, इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होता है अर्थात रासायनिक क्रिया वो रेडॉक्स अपक्रिया होती है, जिसको हम स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया के नाम जानते हैं। बेटा इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जमा होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड से किधर जाता है बच्चों, कैथोड की तरफ। ठीक इसी प्रकार धारा इसके विपरीत आती है, अर्थात कैथोड से एनोड की तरफ। बेटा इनके बीच धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए यहाँ हम लोग एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको हम लवण सेतु कहते हैं। ये बना होता है बेटा आयनिक विलयन जैसे NaCl, KCl इन सब चीज़ों से, और इसके साथ साथ इसमें अगर विलयन भी मिला होता है, जिसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि अगर विलयन क्या होता है। बेटा इसका काम क्या है, ये इन दोनों सेलों अर्ध सेलों के बीच साम्यावस्था को बनाए रखता है, अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया को लगातार कराता रहता है, जिससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, अर्थात ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हाँ बच्चों, ये सेल का रिएक्शन है। आइए बच्चों, हमको जानना क्या है इसमें। मेन जो ज़रूरी है वो ये है कि क्या आपको कि सेल का हमें जानना है अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, अर्थात पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखो बच्चा, यहीं से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो आप सुनने जा रहे हो, ध्यान से समझिए। ये बहुत विशेष रूप से समझिएगा, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आज बच्चों हम इसका बताते हैं आपको। हम कल के टाइम कल आएंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल जितने फार्मूले पढ़ाए रहेंगे उसके न्यूमेरिकल समझाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु की छड़ को लवण विलयन में डुबाया जाता है तो ऐसी स्थिति में साम्यावस्था में लवण विलयन और धातु की छड़ के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ बच्चा, ये दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब बच्चों, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है बेटा, छोटी सी जानकारी बता देते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग EOP और इसको शॉर्ट में ERP से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या है बच्चों, वह जब किसी धातु की छड़ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसको उसी लवण विलयन में डुबाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस धातु की छड़ और लवण विलयन के बीच साम्यावस्था में जो भी विभव उत्पन्न होता है या विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को सेल का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी धातु की छड़ की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तो ऐसी स्थिति में उस धातु की छड़ और लवण विलयन के बीच जो भी विभव उत्पन्न होता है उसे सेल का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाँ बच्चों, ठीक इसी प्रकार बच्चों ये आपका ये जो सेल का एक और विभव होता है जिसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव में थोड़ा सा अंतर है। जब किसी धातु की छड़ को लवण विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप, कितना बच्चा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 एटीएम दाब और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण विलयन में डुबाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धातु की छड़ और लवण विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चों, अगर मानक ऑक्सीकरण विभव है तो E0OP और मानक अपचयन विभव है तो E0RP। हाँ बच्चों, अब ध्यान देते हैं कि E0OP और E0RP क्या होता है। E0OP हमने जैसा कि आपको समझाया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब और 1 मोलर सांद्रता वाला जब कोई विलयन लेते हैं और उसमें एक ऐसी धातु की छड़ डालते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसी स्थिति में उस धातु की छड़ और इलेक्ट्रोड विभव के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उस सेल का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। वो कौन सा,
ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चा, जब किसी धातु के छड़ की प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है तो इसी स्थिति में धातु की छड़ और लवण विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम E0RP कहते हैं। हाँ बच्चों, इसको पहचानने का आसान तरीका है। E0OP E0RP में सबसे ज़रूरी बात यह है कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने, इस संस्था ने बेटा केवल E0RP को वरीयता दिया है, E0OP से उनका कुछ लेना देना नहीं है। अतः जब भी किसी क्रिया में E0OP दिया हो तो आप उसको पहले E0RP में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके आप समीकरण को हल करेंगे। सॉरी जो भी आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया जाए उसको कन्वर्ट करने के बाद ही आप आप क्रियाओं को कंप्लीट करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीकरण विभव कौन सा है या कौन सा नहीं है। एकदम आसान शब्दों में, एकदम आराम से आप देखिए, वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा ढंग से। आइए तो बच्चों, ये रहा आपका पहचानने का नियम तरीका। अगर E0 यम से यमयन प्लस यानी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है तो कन्फर्म है कि ये E0OP है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और जब यही तत्व या कोई अन्य तत्व जो हो Mn प्लस से M में कन्वर्ट हो रहा हो तो कन्फर्म है ये E0RP है। हाँ बच्चा, जैसे अगर दिया गया है आपको E0 Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट, इसका मतलब ये Zn से Zn2 प्लस यम से Mn प्लस यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है, अर्थात ये E0OP दिया है 0.76 वोल्ट। अब बेटा इसी प्रकार अगर आपको दिया जाए E0 Cu2 प्लस से Cu 0.34 वोल्ट, अच्छा, तो इसका मतलब ये जो दिया है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, कितना है 0.34 वोल्ट। कैसे पता बच्चों? क्योंकि ये प्लस से 0 हुआ है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यानी इसका धनायन घटा है। जिसका धनायन घटता है उसका होता है अपचयन, जिसका धनायन बढ़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण। यहाँ आप देख सकते हो इसका धनायन बढ़ा है, Cu2 प्लस Zn से Zn2 प्लस हुआ है 0.76 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार Cu2 प्लस से Cu हुआ है 0.3 वोल्ट। बेटा हमने बताया कि ये जो दिया है और ये जो दिया है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए इसको बोला गया ऑक्सीकरण विभव। ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसको क्या बोला गया? अपचयन विभव। अब बेटा हमको जानना है सेल का EMF, सेल का EMF। तो सेल का EMF जो होता है वो होता है EMF ऑफ सेल। सीधा सीधा बता दे फुल फॉर्म इसका बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल। होता क्या बेटा? EMF ऑफ सेल जो होता है E सेल इजकल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड। और ध्यान रहे बच्चों, दोनों का ही हमको लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों अगर मान लो अपचयन विभव ही न दिया हो, खाली ऑक्सीकरण विभव दिया हो, तो आपको अपचयन विभव में बदलना है। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि E कैथोड जो होता है बराबर होता है E एनोड। सॉरी ये गलत है, ऐसे नहीं। EOP जो होता है बच्चा वो ERP के बराबर होता है, लेकिन चिन्ह में क्या होता है बेटा? विपरीत। यानी OP दिया है RP में कन्वर्ट करना है तो माइनस लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार RP निकालना है तो आप OP के पहले क्या लगा देंगे? माइनस। अब जैसे यहीं देख लीजिए E0OP दिया है 0.76 वोल्ट। अगर हमको E0RP चाहिए तो क्या करना है बेटा? हमको E0RP बराबर करेंगे माइनस में E0OP, तो माइनस 0.76 वोल्ट। ये हो गया जिंक का मानक अपचयन विभव।
जिनका मानक अपचयन विभव इतना वोल्ट है। हाँ बेटा, तो ऐसे ही आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। अब इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, तो ई नॉट सेल इक्वल टू जो होगा वो ठीक इसी फार्मूले जैसा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अनोड। दोनों का क्या लेना है बच्चा? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को हम लेते हुए समीकरण को लगा सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा फार्मूला, आपको हम छोटा सा इक्वेशन ले रहे हैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे ईएमएफ ऑफ सेल निकाला जाता है। जैसे बेटा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कोई छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कहेगा एक सेल अपक्रिया में Zn से Zn2 प्लस ऑब्लिक दे देगा Cu2 प्लस से Cu। ये बेटा सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस में, ये एक्वस में और ये सॉलिड में। बेटा जहाँ जिसमें दिया रहेगा, जहाँ आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में ई नॉट Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट तथा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu 0.34 वोल्ट, तो कहेगा सेल का ईएमएफ मानक ईएमएफ या कहेगा ई नॉट सेल याद करो। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आप देख लो कि कहाँ क्या हुआ है। यहाँ Zn से Zn2 प्लस हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ Cu2 प्लस से Cu, इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और यहाँ क्या दिया बेटा? Zn से Zn2 प्लस यानी इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बना रहा है, तो यानी ये ऑक्सीकरण विभव दिया है। Cu2 प्लस से Cu इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए क्या हो रहा है? इसका अपचयन। इसके लिए ई नॉट Rp दिया है। तो बच्चों आओ देखो, हम उसको यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। हमको ज्ञात है क्या? ये आपका प्रश्न है और ये उसका हल है। आइए, क्या ज्ञात है बच्चा? 2 लाइन देखिएगा, फट से आपको समझ में आएगा, कुछ है नहीं इसमें। ज्ञात क्या है? देखो बच्चों, आपको ज्ञात है Zn का ई नॉट Zn से Zn2 प्लस जो दिया है 0.76 वोल्ट, आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। वो ऑक्सीकरण विभव दिया है 0.76 वोल्ट। ठीक इसी प्रकार बच्चों आपको अगला जो दिया है ई नॉट Cu2 प्लस से Cu 0.3 वोल्ट, ये तो Cu2 प्लस से Cu है, इसका मतलब इसका तो सीधे सीधे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो बच्चों 0.34 वोल्ट। बेटा ये ओपी दिया है, हमको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ सेल, तो हमको पता नहीं चाहिए कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट अनोड। दोनों का लेना है बच्चा रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड और एनोड का। तो कैथोड जो दाईं तरफ होता है, एनोड जो बाईं तरफ होता है। तो बच्चों कैथोड के लिए यहाँ देखो, ध्यान दो, ये कैथोड पर होने वाला रिएक्शन है, ये एनोड पर। बाईं तरफ जो होगा वो कैथोड पर, दाईं तरफ जो होगा वो एनोड पर। ये बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा होगा। हाँ बच्चा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ई नॉट ओपी दिया है, हमको चाहिए ई नॉट आरपी। तो आरपी का हमको निकालना है बेटा। तो हमने बताया था कि आपको ई नॉट आरपी अगर चाहिए तो सीधे सीधे माइनस लगा दीजिए आगे। ठीक बेटा, अब आ जाओ फार्मूले पे आ जाते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, कैथोड पर ये हुआ है तो ये रहा आपका 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। हाँ बच्चा, ये माइनस 3.4 वोल्ट और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.10 वोल्ट। ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल है। बच्चों जो 1.10 वोल्ट है ये डेनियल सेल का है, जैसा कि आपने जानते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को। आइए बेटा आप जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि अगर आपको केवल
केवल सेल का ईएमएफ किसी भी ताप दाब पर, किसी भी सांद्रता पर निकालनी हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे? उसके लिए एक समीकरण बनाया गया है बच्चों, जिसको नर्ड समीकरण कहते हैं, जो बड़े ही आसान शब्दों में आपसे पूछा जाता है कि नर्ड समीकरण क्या है, इसका क्या यूज है। तो बच्चा नर्ड समीकरण ऐसा समीकरण जिसको नरनस्ट बोलते हैं, नरनस्ट समीकरण। नर समीकरण है क्या बच्चा? यानी RNST, वह समीकरण जिसकी सहायता से हम किसी भी ताप दाब पर सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं और नर समीकरण कहलाता है। बेटा इसका जो व्यंजक है वो ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग बेस में 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आइए बच्चों, इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है उसको पहले देख लेते हैं, सवाल में इसका बड़ा यूज होता है। सबसे पहले बच्चों ई सेल, आप जानते हैं सेल का, ये है सेल का विद्युत वाहक बल किसी भी ताप दाब पर सेल का अगर विद्युत वाहक बल निकालते हैं दिए। और ई नॉट सेल क्या है? वही मानक ताप दाब पर, यानी मानक विद्युत वाहक बल किसका बच्चों? सेल का। आप जानते हैं ई नॉट सेल निकालने का फार्मूला वही अभी आपने पढ़ा, एक सवाल हमने आपको बताया कि ई नॉट कैथोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। एन क्या है बेटा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी पूरे सेल अपक्रिया में संतुलित जो सेल अपक्रिया है उस अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है उसी संख्या को एन कहते हैं। पी है उत्पाद की मोलर सांद्रता, और आर है अभिकारक की मोलर सांद्रता। हाँ बच्चों, एक बार आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या है, इसको देख लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लगा के हम दिखा रहे हैं इस समीकरण पे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बड़ी मदद करेगा। एक बार आप इसको नोट कर लें, तब फिर हम आपको दिखाएं। हाँ तो बच्चों, ये रहा नर्ड समीकरण पे क्वेश्चन, जिसको हम आपको हल करके बता रहे हैं, और बड़े ही आसान शब्दों में ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए, कर सकते हैं। एक बता रहे हैं, बाकी आपको हम 2-3 दे रहे हैं, आप करिएगा। जैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको आया कि नहीं आया। तो देखो बेटा, Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और Mg2+ में बदला है। कैसे पता? Mg से Mg2+ हुआ है। बेटा ये हुआ कहाँ है? एनोड पे हुआ, कैथोड पे। ये हुआ बच्चों एनोड पर। कहाँ हुआ चाहिए? एनोड पर, क्योंकि बाईं तरफ है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो Cu2+ जो है उस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया। ये कहाँ हुआ बच्चा? कैथोड पर। अब बच्चों यहाँ देखते हैं, अगर हम सेल अपक्रिया लिखें, दोनों को जोड़ें, तो जोड़ने पर आपको मिलेगा, जरा देख लीजिए क्या जोड़ने पर मिलेगा। Mg प्लस Cu2+, एरो किधर आएंगे बेटा? तो Mg2+ और प्लस Cu। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो गए। ये रहा आपका अभिकारक, ये रहे उत्पाद। तो बच्चा इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरिंग हुआ है? 2। यहाँ आप दिखा सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है? 2। प्रोडक्ट जो है बेटा उसकी मोलर सांद्रता कितनी है? वो रही है, प्रोडक्ट ये रहा Mg2+ और साथ ही साथ Cu,
और रिएक्टेंट जो है इस बगल आइए, रिएक्टेंट यहाँ दिखा देते हैं बच्चों। रिएक्टेंट की मोलर सांद्रता यानी जो आपका अभिकारक है वो है Mg, साथ ही साथ Cu2+। एक चीज़ बच्चों नोट कर लीजिए कि जितनी भी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं उनकी मोलर सांद्रता एक होती है, वो चाहे दिया रहे या ना दिया रहे। ठीक इसी प्रकार बेटा कॉपर भी है, उसकी भी मोलर सांद्रता कितनी होगी। ठीक बच्चों, अब आते हैं बेटा हम लोग पहले E0 सेल निकाल लें। E0 सेल के लिए फॉर्मूला बच्चों E0 कैथोड का माइनस E0 एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। तो बच्चों देख लो पहले आरपी दिया है कि नहीं देख लेते हैं। Cu2+ से Cu यानी आरपी है, Mg2+ से Mg ये भी आरपी है। तो बता कैथोड पे कौन है Cu वाला यानी ये 0.34 माइनस एनोड पे बेटा कौन सा है ये -2.37 वोल्ट। अब बच्चों माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37, जोड़ते हैं 7 4 11 3 3 6 7 2.71 वोल्ट। ये E0 सेल आ गया बेटा। अब लगाएंगे नट समीकरण। नट समीकरण बच्चों अभी हमने बताया था आपको, नर नष्ट समीकरण से देखते हैं बच्चों नर समीकरण क्या है, एक बार देख लीजिए पुनः आप। नर समीकरण ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n लॉग बेस में 10p अपॉन r। अब बच्चों अब E सेल दिया है 2.71 माइनस 0.06, कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफरिंग हुआ है बच्चों 2। लॉग प्रोडक्ट की मोलर सांद्रता में आएंगे आप तो Mg2+ और Cu2+ है, Mg2+ Cu, और रिएक्टेंट में आप आएंगे बच्चों तो आपको मिलेगा Cu2+ और Mg। तो बेटा अभी हमने बताया कि एक बार आप नोट कर लें, फिर इसके ऊपर हम बताएं कि कैसे करना है आपको। ये थोड़ा सा मिटा देंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ से लगाना है। सेल अपक्रिया मिटा दे बच्चों, यहीं से थोड़ा सा ये सेल अपक्रिया मिटा रहे हैं, यहीं पर आपको दिखा देते हैं जो बचा हुआ पार्ट है। ई सेल इक्वल टू 2.71 माइनस 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 लॉग। अब रखेंगे प्रोडक्ट की मोलर सांद्रता और रिएक्टेंट की। बेटा ये रहा मोलर सांद्रता, Mg2+ 0.1 है और Cu2+ का 0.01 है। तो बच्चों और देखो Mg2+ ऊपर है तो Mg2+ का रखेंगे 0.1 अपॉन Cu2+ का 0.01, पूरे के बेस में क्या लेना है 10। बच्चों अब देखो 2.71 माइनस 0.03 लॉग आधार में 10 है, दशमलव यहाँ एक अंक पे है, ऊपर नीचे 0 2 अंक पे है, इसलिए हम यहाँ 10 करेंगे बेटा, बटे यहाँ 1 हो जाएगा। अब 2.71 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10 आया बच्चों, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.71 माइनस 0.03 इंटू 1, 2.71 माइनस 0.03 बेटा घटाएंगे तो 11 में से 3 गए 8, 6.1 इतना वोल्ट। ये रहा सेल का ईएमएफ बच्चों। ठीक इसी प्रकार आपको 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना भी है, बताना भी है कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो फिर हम आगे आपको कल इसके बारे में बताएंगे कि आपको और कौन सा क्वेश्चन करना है। हाँ बच्चों तो आइए देखते हैं, आपको ठीक इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको करके लाना है। तो देखिए बच्चों प्रैक्टिस करना है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद भी करेगा। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं जो आपको हम दे रहे हैं। देखो बच्चा वो ये है, Zn से Zn2+ आब्लिक Cu2+ से Cu, यहाँ बच्चों 0.001 कैपिटल M, ये रहा 0.01 कैपिटल M।
जहां आपको मालूम है बेटा ई नॉट Zn से Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट तथा ई नॉट Cu2 प्लस से Cu 0.34 वोल्ट। हाँ बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे सेल का EMF, सेल का EMF ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, Fe से Fe2 प्लस सॉल्व ब्रिज Ag प्लस से Ag, इसका कंसंट्रेशन 0.1 कैपिटल M, इसका 0.001 कैपिटल M। हाँ बच्चों, तो इसका भी क्या निकालना है, सेल का EMF ज्ञात करो, साथ ही साथ जहां आपको मालूम है कि ई नॉट Fe2 प्लस से Fe 0.56 माइनस में 0.56 वोल्ट तथा ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.76 वोल्ट। हाँ बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस क्वेश्चन को कीजिएगा, हम आपका वेट करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको नर्स समीकरण पे आपको हल करना है। याद रहे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे log 10 की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 1, log 100 की वैल्यू बच्चों तो 2, log 1000 की वैल्यू बच्चों 3, ऐसे ही log 10,000 की वैल्यू पूछेगा तो 4। हाँ बच्चों, सबका आधार 10 रहना चाहिए। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर करके आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू। आज की पढ़ाई बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आपको मिलेंगे हम फिर यहीं पे। ठीक बच्चों।